नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले शेयर स्क्रीन करता हूँ। सर होना भी कहने चाहिए, का इतना मतलब नहीं ये होता। है कि आप लोग जो इतना डरते हैं कि क्लाइंट जो इतना डरता है, तो क्लाइंट अगर आप अच्छा जवाब बना के दे सकते हैं लॉ के अकॉर्डिंग, तो ऑफिसर आपकी इज्जत करेगा इन द लॉन्ग रन। सर इस मामले में मैं भाग्यशाली हूँ। हाँ। नहीं नहीं मेरे आप। क्लाइंट बिल्कुल बोल्ड हैं। कहीं हाँ। भी कहते हैं शर्मा जी वकील हैं, आप जाइए बात कर लीजिए उनसे, जो करना हो कर लीजिए। हाँ। नहीं आप बोल्ड तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, कौन क्या पूछ रहा था? यस, कमल पोद्दार है। हाँ कमल जी, बोलिए बोलिए। अच्छा, एक हमारा एक क्लाइंट अभी तो ऑडिट अभी कर रहा ऑडिट है। चल रहा है 3 इयर्स का। तो क्लाइंट जो है मेरा एक्सपोर्ट भी है। तो वो एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट करता है। अच्छा। इनका जो पेमेंट आता है ना, सपोज ही हैज एक्सपोर्टेड $100 हाँ। एंड ही इज गेटिंग $99। मतलब ₹1 जो होता है, $1 जो होता है, बैंक चार्जेस काट लेता है। अच्छा। बैंक अच्छा। चार्जेस वहाँ फॉरेन बैंक चार्जेस काट लेता है। हाँ हाँ हाँ। तो क्लाइंट ने कभी भी अलग से फॉरेन बैंक चार्जेस बोल के कोई एंट्री नहीं किया। वो $99 का ही एंट्री करता, तो डिफरेंस जो होता है तो फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस पे दे देता था। ओके ओके। अब ऑडिटर है, सेक्शन 65 का जो ऑडिटर है, वो पकड़ा इस चीज को कि भाई आपका जो फॉरेन बैंक चार्जेस होता है उसका आरसीएम में पेमेंट कहाँ है। उसका आरसीएम रिवर्स चार्ज, इंपोर्ट ऑफ रिवर्स चार्ज सर्विस, लगेगा। इंपोर्ट ऑफ ओके सर्विस, इंपोर्ट ऑफ ओके सर्विस। ओके ओके। तो हमने बोला सर ये तो पेमेंट नहीं है, मतलब आपको हाँ पेमेंट करना पड़ेगा ये। हाँ। तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है सर, आपका क्या नॉलेज है इसके बारे में? नहीं, इसमें ऑब्वियसली आरसीएम तो नहीं है, बाकी लोगों का ओपिनियन ले लेते हैं एक बार। किस चीज पे आरसीएम लगेगा? ये कह रहे हैं कि जो बैंक चार्ज कर लेता है, इंडियन बैंक ही होगा या फॉरेन का कोई बैंक होगा? फॉरेन अच्छा, बैंक। फॉरेन का बैंक कोई चार्ज ले लेता है फॉर ट्रांसफर रिमिटिंग द मनी, तो इस पे वो आरसीएम मांग रहा है। सर फॉरेन का बैंक जो चार्ज लेता है वो इनसे थोड़ी लेता है। वो तो बैंकिंग चैनल के थ्रू लेता है, बैंक उसका पे चले, करता पहले है, बैंक टू पहले ये बैंक समझते हैं ट्रांजेक्शन इम्पोर्ट है या नहीं है। सप्लायर कहाँ बैठा हुआ है? सर एक्सपोर्ट है, 100% एक्सपोर्ट है, सप्लायर इंडिया का है एंड नहीं, बैंक इम्पोर्टर आउट ऑफ चार्जेस से, इंडिया। बैंक चार्जेस से रिलेटेड। हाँ, तो बैंक चार्जेस जो है, जो इम्पोर्टर जो पैसा अपना बैंक में जमा करता है, उसमें जो बैंकिंग जो सर्विस प्रोवाइड करता है बैंकर वहाँ का, तो उसके लिए वो चार्जेस लेगा डेफिनेटली। वो रेमिट कर रहा है इंडियन बैंक को। अच्छा कमल जी, सप्लायर कौन है फिर आउटसाइड इंडिया है? सप्लायर इंडिया का है सर। सर वो बैंक फंड तो बाहर चार्जेस से आएगा के ना सर। बैंक चार्जेस के केस में तो आउटसाइड इंडिया है ना सर, उस एंगल से समझिए। जो बैंक जो आपका चार्ज काट रहा है फॉर रिमिटिंग द हाँ मनी इन इंडिया, वो बैंक तो हाँ, आउटसाइड इंडिया है ना? करेक्ट करेक्ट। रिसिपिएंट। सर एक 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 करेक्शन था सर, एक डाउट था। जो हाँ हाँ। इंटरमीडिएटरी बैंक रहता है ना, वो इंडिया के ही होते हैं। जो मेरे हिसाब से वो इन बिटवीन चेज बैंक बोलते हैं, वो उनके अकाउंट में आके बाद में हमारे पास आता है। लग तो मुझे हाँ, भी इसलिए रहा है। उनको कमल जी आरसीएम एक बार पूछ रहे हैं। क्लियर कीजिए। नहीं नहीं सर, बैंक जो है फॉरेन का कोई इंटरमीडिएट बैंक नहीं है इसमें। देखिए ऑलवेज अच्छा। क्या होता है, अगर आपका भी कोई एक्सपोर्ट क्लाइंट होगा तो आप ये देख सकते हैं कि हम्म। जब वो $100 के एक्सपोर्ट करता है तो उसको $100 नहीं मिलता है, उसको $99 ही मिलता है, वो या $98 ही मिलता है उसको। ठीक है। करेक्ट सर, कमल करेक्ट। कमल जी, जो आप कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन जो पैसा आता है ना फॉरेन हम्म। बैंक से इंडियन बैंक के पास, और वो हमें करता है, हमें डायरेक्ट फॉरेन बैंक से नहीं है जनरली। नहीं तो इंडियन बैंक का होगा तो वो तो इंडियन बैंक वाला चार्ज करके जीएसटी चार्ज करेगा ही आपसे। हाँ हाँ, तो इसमें जो आरसीएम वाला केस है, आरसीएम इसमें एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। नहीं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप जो ₹1 जो चार्ज कर रहा है फॉरेन बैंक वाला, दैट यू आर रिएम्बर्सिंग टू द इम्पोर्टर, सर आपको भाई चार्ज जो आपके। कर रहे हैं उसके लिए एडवाइस कुछ आ रहा है? आप बैंक वाले कुछ आपको चार्जेस के एडवाइस देते हैं नहीं तो आपको एडवाइस, एडवाइस 100 रुपए उधर। एडवाइस कुछ नहीं आता है। जैसे अपना नहीं सर, $99 आ गया, मांगिए दैट्स ऑल। मांगिए, आप मांगिए, मिलेगा आपको, एडवाइस आता है। मेरे नहीं वो क्लाइंट के ठीक इसमें है, मिलता ठीक है, है सर, सपोर्ट हमने एडवाइस एडवाइस मिल जाएगा। हमने एडवाइस एडवाइस मांग भी लिया। तो हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबिलिटी है क्या? देखिए, हम लोग ना लॉ के बाहर जब चले जाते हैं ना, ऐसे प्रोसेस 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 करने लगते कमल हैं। जी बहुत सिंपल सी चीज ये है, आरसीएम के पूरे नोटिफिकेशन को देखिए, अगर वहाँ कवर होता तो है, नहीं होता तो नहीं।
ठीक बात नहीं, है। यहाँ पे अपने को एक अपने मिनट को राजेश जी, एक मिनट हाँ रुकिए। हम लोग जो लॉ डिस्कस करना चाहते हैं, हम लॉ के बाहर इधर उधर हाँ डिस्कशन करने लगे। हाँ अब मैं अब मान के चल रहा हूँ कि वो बैंक बाहर का, कोई इंटरमीडियरी नहीं है, ठीक है। लेट अस सी कि आरसीएम लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, कुछ नया ही सीखेंगे अगर नहीं एप्लीकेबल हुआ ये तो। बैंक है ऊपर, ये सप्लायर के ऊपर आउटसाइड इंडिया बैंक। ये बैंक है, मैं ठीक है। सर यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन एक रेज किया था हम लोग के स्टडी सर्कल में, जो हम्म। दिल्ली के गौरव गुप्ता जी हैं, उनसे ये क्वेश्चन हमने पूछा था। आप हाँ जानते होंगे गौरव गुप्ता। हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला कि देखिए कमल जी, ये जो है ये आपका रीएम्बर्समेंट ऑफ, आप ये जो चार्जेस है, यू आर रीएम्बर्सिंग दैट अमाउंट टू द इम्पोर्टर हम्म हु इज लोकेटिंग आउटसाइड इंडिया। तो व्हेन यू आर reimbursing that amount means you are importing services. हम्म। Okay, so in that case RCM is applicable and you are bound to pay. ठीक है, उनका ये भी था। ठीक है। अब हम लोग अपना व्यू फॉर्म करें। रिसिपिएंट इन इंडिया का है। सर अपने, हाँ, रिसिपेंट इंडिया का है जो रेमिटेंस आ रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई बताइए। प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हुआ, अगर क्योंकि फॉरेन आपके बैंक इसमें सेक्शन प्लेस ऑफ सप्लाई किस सेक्शन से निकलेगा? 13 से निकलना चाहिए। 13 से। अब 13 टू 13, 13 टू 13 टू। 13 सबसेक्शन 2। यस। अच्छा रुकिए। थर्टीन सबसेक्शन 2, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट द सर्विसेज स्पेसिफाइड इन 3 to 13 shall be the location of the recipient of services। और आपके केस में अगर लोकेशन और रिसिपिएंट है तो जहां पर सप्लायर आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इन इंडिया और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इन इंडिया हो गया तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाता है, रिवर्स चार्ज लगेगा। अभी तक यहां तक 32 एप्लीकेबल होता है, सर प्रोवाइडेड यहाँ पे दैट। एक, यहाँ पे एक चीज था कि अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो आई एम नॉट, मतलब द इंडियन एक्सपोर्टर इज नॉट नॉट द रिसिपिएंट। कैसे? पैसा जमा कौन कर रहा है? इंपोर्टर जमा कर रहा है बैंक में। हम्म। और तो यहाँ पे रिसिपेंट ओके कौन? ओके ओके ओके, ठीक तो ठीक। यहाँ पे रिसिपेंट रुकिए इंपोर्टर हुआ। रुकिए, सप्लायर, एक मिनट। अब तो पूरी कहानी चेंज हो गई। हम्म। सप्लायर इज बैंक विच इज आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इज दैट इंपोर्टर, है ना? यस, अगर वो चार्जेस को आउटसाइड देखें तो इंडिया, हम्म, तो ये दोनों ही आउटसाइड इंडिया का तो नॉन लेवाई का केस हुआ। इसका मतलब वो जो बैंक जो चार्ज कर रहा है 1 रुपया, वो एक्सपोर्टर से चार्ज नहीं कर रहा है, इंपोर्टर से चार्ज कर रहा है। ठीक बात है ना? हाँ हाँ, तो फिर कहाँ करेक्ट। हुआ? फिर तो हुआ नहीं। नहीं, हाँ, तो उसमें गौरव गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं कि दैट यू आर इनडायरेक्टली रिएम्बर्सिंग दैट चार्जेस टू योर इंपोर्टर। क्योंकि हम तो 99 एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, हम तो एक्सेप्ट नहीं करते तो बात अलग था। अच्छा, अगर यही मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो ओशियन फ्रेट का केस देखते हैं हम लोग, इनडायरेक्टली वाला जो बता रहे हैं। बट ओशियन फ्रेट में क्या है ना, अगर आप तो सीआई वैल्यू में आप तो ऐड कर दे रहे हैं ना उस वैल्यू को। जब आप आईजीएसटी पे कर रहे हैं बिल ऑफ एंट्री के साथ में, उस समय तो आप उसको ऐड कर दे, तो डबल टैक्सेशन के कारण ही वो उसको आपको वो नॉल एंड वॉइड किया हो। नहीं, डबल टैक्सेशन के कारण नहीं, हु इज द रिसिपिएंट के कारण। नहीं, सीआईएफ रिसिप्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, ए और बी। डबल टैक्सेशन में तो सुप्रीम कोर्ट कितने ऐसे टैक्स आए जहां पर डबल टैक्सेशन में गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज ए वैलिड लेवाई। तो डबल टैक्सेशन इज नॉट द केस। हु इज द रिसिपिएंट, ए और बी। मतलब ए से यहां जा रहा है और सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो हु इज हायरिंग दिस शिप? वो तो सर दोनों ही नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है। नहीं नहीं, वो था एक मिनट, एक मिनट, शिप कौन हायर कर रहा है? आपका एक्सपोर्टर, ये फॉरेन ये एक्सपोर्टर। जो फॉरेन आउटसाइड वाला। इंडिया है,
नहीं सर, ये तो हायर नहीं कर रहा ना। आपका जो एक्सपोर्टर है आउटसाइड इंडिया, ही इज हायरिंग। हाँ, ए इज आउटसाइड इंडिया तो वही हायर कर रहा है ना। करेक्ट। तो वही लिख रहा हूँ, ए इज आउटसाइड इंडिया। हम्म। और शिप इंडिया में हो या बाहर हो, उससे कुछ अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने बहुत लंबा डिस्कशन इसमें किया है। हम्म। तो अब एक बात बताइए, क्या बी इज इनडायरेक्टली पेइंग द मनी टू ए और नॉट? इस शिप का जितना भी कॉस्ट है सीआईएफ में एडेड है या नहीं है, कमल जी? कमल जी, हम्म। है ना एडेड? तो वो लॉजिक लगाएंगे तब तो गलत इंटरप्रिटेशन निकलेगा, तो वो लॉजिक मुझे नहीं लगता होना चाहिए। हेलो। ओके, अब मैं और भी देखते हैं। आप, मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूं सप्लायर इज योर बैंक विच इज आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इज यू विच इज इन इंडिया। क्या प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग 13(2) से निकालेंगे या कोई स्पेसिफिक प्रोविजन भी है बैंक का, है ना? 13(8) है, बट वो 13(8) यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, वहाँ पे एप्लीकेबल होगा अगर सपोज आपका अकाउंट है वहाँ पे। हाँ, आपका अकाउंट है वहां पर? नहीं नहीं नहीं। नहीं है। अगर आपका अकाउंट नहीं है, द प्लेस ऑफ सप्लाई of the following services shall be the location of the supplier of services. Banking company, for the purpose of this the expression account means this banking shall have the same meaning financial से, तो अगर अकाउंट नहीं है तो 13(2) ऐसे में बाहर। चला जाएगा। 13(2) में जाएंगे आप। हाँ हाँ, तब तो हो देना पड़ेगा। लेकिन आपके केस में सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट हु इज द इंपोर्टर ही इज आल्सो आउटसाइड इंडिया, नो लेवाई हम्म। का केस बनेगा। होना तो चाहिए, बट गौरव गुप्ता जी का व्यू सुनने के बाद में लगा मे भी एप्लीकेबल हो सकता और ओशियन फ्रेट का केस समझने के बाद है। ओशन परेड में तो खैर 100% है। तो ये क्वेश्चन हमने उनको पूछा भी, क्या नाम है जो ऑडिटर एक है। चीज मैं आपको सबको बता देता हूँ, एक चीज हम लोग, मैंने जो सीखा है, चाहे कितना ही बड़ा लॉयर हो या कितना ही बड़ा एक्सपर्ट हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, नेवर उस पर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकमस्टांसेस, फैक्ट्स, सबको सबसे ज्यादा फैक्ट्स आपको पता है। आपने जितना फैक्ट्स बताया उसके बेसिस पे हमने एक व्यू पॉइंट दिया, ठीक बात है। गौरव जी ने भी आपने जितना उनको फैक्ट बताया उसके बेसिस पे एक व्यू पॉइंट दिया, तो जो व्यू पॉइंट आपको मिलता है उसको आप तौलिए लॉ के बेसिस पे, देन ट्राई टू अप्लाई, तब जाके कंक्रीट व्यू पॉइंट पे पहुंचिए। हम्म। कमल जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? करेक्ट। नहीं, हाँ, मैंने ऑफिसर को बोला कि सर यहाँ पे अपना ये केस आपका इसमें सर्विस टैक्स में भी अराइज हुआ था, जहाँ पे आपका हाई कोर्ट ने उसको क्वेश कर दिया था। हम्म। सेम केस था, बट वहाँ पे क्वेश कर दिया था इवन ट्रिब्यूनल ने। उसके बाद हम्म। में गवर्नमेंट ने फिर फर्दर एक डिसीजन देके चेंज किया था कि नहीं, उसको बैंक के ऊपर एप्लीकेबल होगा, उसको भी हाँ ट्राइब्यूनल ने क्वेश कर दिया। तो हमने वही हाँ, रीजन दिया कि सर यहाँ तो क्वेश हो गया। बोला देखो वो केस अलग था और ये केस अलग है, वो सर्विस टैक्स में था। अब वो सर्विस टैक्स वाला आप जीएसटी में ला के नहीं अब मैं सकते। आपको बताता हूँ क्या कीजिए आप। लेट द ऑफिसर जस्टिफाई बाय राइटिंग, क्योंकि वो शोकॉज नोटिस देगा ना। हाँ हाँ हाँ। ना तो वो अपना ऑडिट मेमो देगा। हाँ, ऑडिट मेमो के बाद शोकॉज नोटिस देगा। करेक्ट। नहीं, ऑडिट मेमो का अपने रिप्लाई देंगे ना फिर उसको। हाँ हाँ, तो ऑडिट मेमो जब आपको मिलेगा तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना, व्हाई इट इज लीविएबल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेट हिम राइट। करेक्ट। नहीं, उससे हमको दिखाया, देखिए हम ये राइट अप आपका लिख रहा है, हम आपको भेजेंगे ये राइट अप। हाँ ठीक है। बोले ठीक है सर। ठीक, हम बोला बुझिए आप मेरे को, कोई बात नहीं। हाँ तो हमने पूछा कि सर और भी तो एक्सपोर्टर का, बोला हाँ, और भी एक्सपोर्टर पकड़े हैं, कोई भी बैंक चार्जेस के ऊपर में आरसीएम पेमेंट नहीं किया है, और नहीं हमने किया। सबको यही नोटिस दिया, हमने सबको यही नोटिस दिया है। हाँ तो ठीक वो है। लोग क्या कर तो वो लोग भी रिप्लाई दिया है, वो लोग भी फाइट करेगा, आप भी फाइट कीजिए। अच्छा, हाँ ठीक है। ओशियन फ्रेट का केस एकदम बिल्कुल फिट बैठेगा। आप देखिए, आपने पूरी क्लासेस तो हमारी की नहीं। हु इज द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, हु पेज द अमाउंट, हु पेज द कंसिडरेशन, एंड हु इज द पेइंग द कंसिडरेशन, दैट इंपोर्टर इज पेइंग द कंसिडरेशन। और ओशियन फ्राइट को टैक्स करने के लिए गवर्नमेंट एक अलग से कानून बनाया था, नोटिफिकेशन निकाला था कि ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा। वैसा कुछ भी कानून यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। हम्म। सर और एक केस था इसी में ही ऑडिट में,
आ, हमने जीएसटी वन फाइल किए 21 आपको का। ऑडिट मेमो मिल गया क्या? ने ऑडिट में भी मिला नहीं है। तो जो अच्छा। डिस्कशन हुआ वो अपने डिस्कस कर रहे हैं। जो उनका क्वेरी था उन लोगों को कुछ मिला नहीं। ये दो तीन पॉइंट जो मिला मैं आपको उसके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ अपने साथ में। हाँ सर इसी में मेरे को एक चीज पूछनी है। हाँ प्रदीप। सर इसमें ये कैसे माना कि रिसिपिएंट मतलब कंसिडरेशन आउटसाइड इंडिया वाला बंदा पे कर रहा है? क्योंकि वही तो भेज रहा है पैसा। इम्पोर्टर है ना वो। इम्पोर्टर इम्पोर्टर ही पैसा भेज रहा है इंडिया में। इम्पोर्टर है ना। सर मान अपन ले रहे हैं कि सर्विस देख रहे हैं अपन, ये बैंक की सर्विसेज। हम लोग नहीं लेते करेक्ट। बैंक की सर्विसेज। इंपोर्ट हमने ये एक्सपोर्टर जो इंडिया का है वो इंपोर्टर को बोला ये बैंक में इतना पैसा ट्रांसफर कर दो, और बैंक वाला ये इंपोर्टर $100 भेजा और इनको मिला $99। करेक्ट। तो ये जो एक तो सर, डॉलर जो चार्ज किया गया है वो इंपोर्टर से चार्ज किया गया है। इंडिया करेक्ट। वाला तो 100 मांग रहा था ना, उसे तो यस। 99 ही मिले। हाँ, इंडिया वाला करेक्ट। 100 मांग रहा था और मिला इसको 99 और ये एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए गौरव गुप्ता जी बोल रहे हैं कि इनडायरेक्टली आपने पेमेंट किया बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड दिस मनी। हाँ तो सर करेक्ट। इसमें यूं नहीं माना जाए कि कंसिडरेशन इंडिया वाले ने पे किया? ₹1 इनडायरेक्टली थ्रू इंपोर्टर। यस। हाँ। यस। करेक्ट। हाँ, मैं वही तो बता रहा था, सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट जब हम लोग अगर पढ़ते हैं जो ओशियन फ्रेट का था, इसमें भी तो इंक्लूडेड होता है वो प्राइस, सारा प्राइस। यस। दो ही माइट हैव रेज द इनवॉइस ऑफ $100। सर इसके अंदर एक्सप्लिसिटली तो कोई कंसिडरेशन पे की नहीं जाती, हम्म बस 100 का 99 मिल जाता है, ऐसा होता है। तो हम्म। ये तो अपन माना तो ये रेट चीज कैसे बोल कह रहे सकते हैं। हैं कि 1 रुपए इंपोर्टर ने दे दिया, जबकि हो ऐसा रहा है अरे कि चलो मैं ये बोलता हूँ, ठीक है मैं मान गया, मैंने कहा मैं $1 का डिस्काउंट दिया। अब तो वो मैं डिस्काउंट देगा तो फिर उसके लिए फिर तो वो अलग से वो रेज करेगा ना सर। वो आपको क्रेडिट नोट देगा आपको। बट यहाँ पे तो क्रेडिट नोट का क्वेश्चन नहीं है ना। ठीक बात है। और फिर मुझे लगता है कि अगर $1 का डिस्काउंट देता है तो आपको रिफंड भी कम मिलेगा। रिफंड तो कम नहीं किया ना $99 के कारण। नहीं, रिफंड तो हम तो जो शिपिंग बिल का अमाउंट था वो जो फाइल किया वही रिफंड आ गया अपने को। कि फॉरेन एक्सचेंज भैया $100 की जगह $99 आया, आपको हम रिफंड कम देंगे ऐसा। नहीं नहीं नहीं, वो सर आप शिपिंग बिल का जो फाइल कर रहे हैं आप वही आप उसमें पुट कीजिए, आपको रिफंड आ जाएगा। वहीं पे कोई क्वेश्चन राइज नहीं होता है नॉर्मली। ओके। अच्छा, यहाँ पे और एक क्वेरी था क्या कि क्लाइंट ने क्या क्या, क्लाइंट क्या हम ही फाइल करते हैं उसका रिटर्न। तो जीएसटी वन हमने सितंबर 21 का फाइल किया। उसमें एक्सपोर्ट भी सेल्स था, लोकल भी सेल्स था। तो हम्म। जो एक्सपोर्ट सेल्स था उसमें मोटा 8.32 लाख का टैक्स था। मैंने 3B में पुट करना भूल गया। अच्छा। वो हमने जाके मई 22 में आइडेंटिफाई कर किया और उसमें फाइल उसमें अपने पुट करके टैक्स टैक्स तो था नहीं क्योंकि उनके पास में करीब 40 लाख का इनपुट ऑलवेज क्रेडिट लेजर्स में करीब पड़ा हो रहा था। हाँ 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 अब डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आप जो ये लेट फाइल किए, हाँ हाँ सितंबर का आपने मई में फाइल किए, तो इसका आपको हाँ। इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ठीक है, इंटरेस्ट तो लगेगा। तो हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट को ही बोला कि सर देखिए, एक तो क्लाइंट के पास में सफिशिएंट क्रेडिट लेजर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ऑलवेज 30 लाख 32 लाख सबसे क्रेडिट लेजर है। हाँ हाँ सेकेंडली सर देखिए ये रेवेन्यू न्यूट्रल है। रेवेन्यू न्यूट्रल कैसे है कि सर सपोज हम सितंबर में ही फाइल कर देता तो हमको सितंबर में ही रिफंड मिल जाता। आज तो हमको ही इंटरेस्ट का लॉस हो गया। ठीक आज है। हमको ही इंटरेस्ट का लॉस हो गया। हम्म। और हमने और ये रेवेन्यू न्यूट्रल है ही, तो इस केस में हमारा इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। फिर डिपार्टमेंट ने बोला नहीं, आपको इंटरेस्ट लगेगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हमें भी तो यही लग रहा है, देना पड़ेगा। सर वो जो 3B था, जिस मंथ का उनको फाइल करना था, हम्म। तो वो उसमें कुछ और फिगर उन्होंने फाइल की कि बिल्कुल नहीं की? नहीं मतलब लोकल सेल जो था वो चला गया, खाली वो एक्सपोर्ट वाला। चला गया, हाँ, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तब छूट नहीं है। मतलब रेवेन्यू न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट में आप जो लगा रहे हैं वो हाई कोर्ट तो आपको रिलीफ दे सकता है, हम्म। लेकिन ऑफिसर देगा इसका चांस कम है। हाँ।
एक एक और था मुझे कि लगा सर हाई कोर्ट में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने रिफंड क्लेम नहीं किया तो ये तो आपकी गलती है ना। आपने नहीं फाइल किया, फाइल करने पे रिफंड आपको मिलता। महेश जी, हाईकोर्ट में अगर आप लॉजिक देंगे तो कुछ भी हो सकता है। नहीं वो ठीक है सर, लेकिन इस ठीक है, केस में ये गवर्नमेंट का वकील जरूर बोलेगा ये सब जो आप बता रहे हैं। अब तो वो जी जज जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि इन द जी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस क्या है। लेकिन आपका काम है फाइट करना, तो अब यू फाइट। हम्म, सब फेस टू फेस जब बात किए तब तो मान गया। ठीक है, हम हाँ। बताए सर देखिए 40 लाख क्रेडिट हमारा ऑलवेज क्रेडिट फॉरवर्ड होके आ रहा है, हम दिखाए उसको तो उसमें मान गया। फिर फिर बाद में हमको फोन करके बोला नहीं कमल जी इस पे तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। अपने सीनियर से बात कर लिया होगा उसने। नहीं नहीं, वो सीनियर ही था, वो सीनियर था, ऑडिटर जो था वो सीनियर ही था। ना ना, सीनियर था तो सुपरिटेंडेंट ही तो था। नहीं नहीं नहीं, एसी का था। हाँ, पता नहीं, हम उतना पूछा नहीं उसको। हाँ, तो मोस्टली मान लीजिए एसी सुपरिटेंडेंट था होते तो हैं अपने कमल जी। डिप्टी से बात कर लिया होगा, बोला अरे ये क्या कर रहे हो, कैसे बोलूं। हाँ, मोस्टली और दूसरा सुपरिटेंडेंट दूसरा होते हैं कमल जी। ऑडिट मेमो। कमिश्नर कमिश्नर से बात किया होगा, वो कमिश्नर से बात किया होगा नहीं नहीं, हाँ, डेफिनेटली। ऐसे भी ऑडिट मेमो वो एक हायर ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स के पास जाता है जिसमें प्रिंसिपल कमिश्नर ये सब भी बैठते हैं। अच्छा, उसमें और एक क्वेरी था कि जो इंपोर्ट के ऊपर में आईजीएसटी था जो अपने मतलब 2021 का हमने क्लेम किया 21-22 को। अच्छा। और ये फिगर क्या हुआ आपने 9 में नहीं पुट किया, क्योंकि 9 में हमको कहीं दिखा नहीं कि इंपोर्ट का अगर हम नेक्स्ट ईयर क्लेम करते हैं तो उसको 11 टेबल 11 या 12 में कहीं पुट करने का हम पुट किया नहीं। हम्म। तो तो ऑफिसर बोलता है आप तो 9 में दिखाए नहीं कि आप 2021 का 21-22 में क्लेम किए हैं। हाँ तो बोला सर नहीं लिखे तो प्रोसीजर मिस्टेक तो हो ही सकता है ना सर, हमने कहीं एक्सेस क्लेम किया है क्या बताइए, हम कहीं हाँ पे हमारा। और हाँ, और 9 में नहीं लिखने के कारण क्या मेरा क्रेडिट बढ़ गया या कम हो गया क्या? हाँ, उससे उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता, आप तो 2A में हाँ, देख ही रहे हैं कि हमारा शो कर रहा है, वो खुद ही निकाला है कि देखिए आपने 21-22 में इतना लाख क्लेम नहीं किए थे, 21-22 में क्लेम किए हैं। वो फिर खुद ही फिर दिखा रहा है कि टू फिर आपको मैच कर रहा है इस पे। फिर ये बोला ठीक है, बोला कि ठीक है हम अपना ऑडिट मेमो में तो लिख के देंगे, आप अपना रिप्लाई दीजिएगा। हाँ, तो खैर 9 में बड़ा सिंपल है, हम लोग 9 को कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं मांगते हैं। 9 सबसे मतलब बेकार डॉक्यूमेंट इन द सेंस, क्योंकि इसमें आप रेक्टिफिकेशन कर नहीं सकते। और अब करेक्ट। मैंने 9 में गलती कर दी तो और रेक्टिफिकेशन आप करने नहीं देंगे तो 9 जो गलत गया गया गलत गया। हम्म। और 9 डज नॉट अफेक्ट द लाइबिलिटी, डज नॉट अफेक्ट द क्रेडिट लेजर। तो 9 करेक्ट। इज सिंपली अ कंसोलिडेशन ऑफ 1 और 3B। 2 3 और 1 और 3B का अगर सिंपल कंसोलिडेशन है तो उस कंसोलिडेशन करते वक्त गलती हो गई है तो मुझे रेक्टिफिकेशन करने का मौका दिया जाए। इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। बस उसको यही तीनों चीज मिला, बाकी कुछ मिला नहीं। हाँ। देखिए क्या करता है। चलिए, और कोई सवाल? 88 के बी वाला ना सर, एक बार उसको थोड़ा सा हम लोग अगर होता तो टाइम डिस्कस करते हैं कि उस पे दो तीन चल रहा है अभी इशू सर। 88 के बी कल एक ऑप्शन मिले, वो बोलते हैं हम तो फीफो लेंगे। उनका फीफो कहाँ लिखा हुआ है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 88B, हाँ सर। सेक्शन 88B। रूल रूल यूटिलाइज रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, उस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। In case where the supply is made during a tax period, charged manner of calculating interest on delayed payment of tax. In case where the supplies made during a tax period are declared by the registered person in the return for the said period and the said return is furnished after the due date, in accordance except where such return is furnished this, the interest on tax payable in respect of such supplies will be calculated on the portion of tax which is paid by debiting the electronic cash ledger for the period of delay
in filing of the said beyond this list. In all other cases where interest is payable in accordance with 51, the interest shall be calculated on the amount of tax which remains unpaid for the period starting from the date on which such tax was due to be paid till the date of such tax is paid at such rate as may be notified. In case where interest is payable on the amount of input tax credit wrongly availed and utilized in accordance with subsection this, the interest shall be calculated on the amount of input tax credit wrongly availed and utilized for the period starting from the date of utilization of such wrongly availed input tax credit till the date of reversal of such credit or payment of tax in respect of such amount at such rates as may be notified. मैं अनिमेश का केस बताता हूँ, आप लोग के साथ भी ये केस होगा आने वाले समय में। देखिए क्या है, मान लीजिए आपने अप्रैल 2022 में रॉन्ग आईटीसी अवेल किया था 100 रुपये का। अरे रुक जाइए, फिर से बनाता हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, आपके पास अप्रैल 2022 मई 2022 में 100 रुपया ये क्रेडिट आपके पास पड़ा हुआ है। जून 2022 में भी 100 रुपया पड़ा हुआ है। जुलाई में 0 हो गया, फिर अगस्त में 100 आ गया, और आपने अप्रैल महीने में रॉन्ग क्रेडिट अवेल किया है 100 रुपये, और ये पता लगता है मान लीजिए आज 2023 में। तो आपका जो इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होगा वो कहां से शुरू होगा और कहां से खत्म होगा? ऑब्वियसली अप्रैल से नहीं, ये जुलाई से होगा। जुलाई से होगा। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, एक महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा या 2023 तक कैलकुलेट होगा? क्योंकि अगस्त में तो 100 आ गया, उसके बाद हमेशा 100 रहा, यहाँ पर शुरू हो गया था। तो पूरा लगेगा? नहीं सर, जुलाई से अप्रैल तक लगेगा। मतलब जुलाई से 2023 अप्रैल तक। हाँ। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। The interest shall be calculated in case where the interest is payable on the amount of input tax credit wrongly availed and utilized. तो wrongly availed and utilized जिस मंथ में ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसी मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए। तो वो तो सिर्फ जुलाई है। बिल्कुल, बैंक के तरफ से हमको यहाँ सोचना पड़ेगा। इसके बाद तो हम तब जाएंगे जब ये वाला कंडीशन को वो मतलब ये वाला कंडीशन को जिस मंथ में वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उसी मंथ का तो कैलकुलेशन करेंगे। सर मैंने 2000 रुपये अवेल कर लिए बट यूटिलाइज नहीं किया, कहाँ का इंटरेस्ट? हाँ, तो ये अप्रैल में जून में नहीं होगा, जुलाई वही में मैं कह रहा हूँ। यूटिलाइज किया तो जुलाई महीने का इंटरेस्ट लो, बाकी का छोड़ो। बस बस बाकी को नहीं। उनका कहना है कि आपने रिवर्स नहीं किया। अरे वो कुछ उनको ये वाला कंडीशन, ये जब मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो इसी के अकॉर्डिंग जाएगा या फिर अपना लॉजिक और कॉमन सेंस अप्लाई करेगा ऑफिसर? पीरियड में लिखा हुआ है कब रिवर्सल तक का इंटरेस्ट देना। डेट ऑफ रिवर्सल, टिल द डेट ऑफ रिवर्सल से लिखा हुआ ना लाइन 3rd में। मैं तो यहाँ तब जाऊंगा जब कंडीशन को मैं डिससेटिस्फाई कर रहूंगा। मेरे वाला में भी सर, मेरा भी एक केस चल रहा है, यही दिक्कत है। वो लोग बोल रहे हैं जब तक हमने रिवर्स नहीं किए हैं तब तक आपको लाएगा, जब आप रिवर्स कर देंगे तब नहीं लाएगा। ठीक है, तो उनका भी व्यू पॉइंट ठीक है, मान लीजिए, और हम लोग का भी व्यू पॉइंट क्या गलत लग रहा है इसको? मैं रिवर्सल में तब जाऊंगा जब अवेल एंड यूटिलाइज के कंडीशन को मैं सेटिस्फाई करूंगा। हम लोग ने रिवर्स किया है वो रॉन्गली को बाद में। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास नोटिस आएगा तो आपको ये वाले पॉइंट को हाईलाइट करना, या तो ऑफिसर मानेगा या फिर हायर अथॉरिटी मानेगी। यहाँ पे सर दो तो केस हो गए, अवेल्ड एंड यूटिलाइज, दो तो अलग अलग चीज होगी ना सर। तो अवेल्ड करेंगे तब नहीं लगेगा, यूटिलाइज के लिए तब लगेगा।
अवेल, हाँ, यस यस, तो अब यहाँ पर हमने अवेल किया, हाँ लेकिन यूटिलाइज नहीं किया, नहीं लगेगा। यहाँ अवेल किया, यूटिलाइज नहीं किया, नहीं लगेगा। यहाँ अवेल किया, यूटिलाइज नहीं किया, नहीं लगेगा। यहाँ अवेल, ये जो अवेल था यूटिलाइज कर वो लिया। यहाँ यूटिलाइज हो गया, तो यहाँ इंटरेस्ट लगेगा। हम्म। लेकिन यहाँ पर फिर से फिर मैंने पैसे हो wrongly- गए। फिर से रॉन्गली अवेल कर लिया। हेलो, यहाँ पर सर, इसको मानिए ना, मैंने रिवर्स कर दिया। सर अब ये बिल्कुल 100 रुपया है। बैंक के ट्रांजैक्शन की तरह से इनको सोचना है, यस यस, और कहीं कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल बैंक का इसमें ट्रांजैक्शन की तरह से इनको सोचना है। मेरे खाते में लोन पड़ा है, मैंने यूटिलाइज नहीं किया, कोई इंटरेस्ट नहीं। जो ही नहीं, मैंने डिपॉजिट किया, इंटरेस्ट बंद। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट, वैसे ही करना है। बिल्कुल बैंक की तरह से इसको चलना है आपको, हम्म। और यही आपको समझाना भी ऑफिसर्स को। यस, और हाँ, ये वही ये लाइन यहाँ इसी में लिखी हुई राजेश है। जी ने कहा है कि सर बैंक की तरह देखो, और ये लाइन समझाइए उसको। सर ऑफिसर आप तो ये कुछ भी कर सकता है, कह सकता है। हाँ, रिवर्सल पे आप तो तब जाएंगे जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सबसे मजेदार चीज तो है सर, वो जानते कुछ नहीं है और कानून बघाड़ते बहुत ज्यादा है वहां। हाँ, उनको बोलता है कि हम समझाना पड़ता बोले है। मुझे कि मैंने पढ़ लिया है, आप लोग पढ़िए और देखिए, ये तो कोई चैलेंज, ये हम्म। तो कोई हटेगा ही नहीं ये पारा आप तो। अरे उनके कहने से थोड़े हो जाएगा, इतने योग्य होते तो फिर आप ये सुपरिटेंडेंट और मान के इंस्पेक्टर चलिए थोड़ी कि होते। 80% केसेस डिपार्टमेंट हारता है। बिल्कुल हारता है सर। तो 80% तो मैं कम बोल रहा हूँ, लेकिन 80% केसेस अगर डिपार्टमेंट हारता है तो डिपार्टमेंट को बोलिए जब ऑफिसर से मिले, सर 80% केसेस तो आप लोग हारते हैं। और बनते योग्य हैं। हाँ, और कहते हैं कि जो हम लोग पढ़ लिया, तो क्या पढ़ा आपने? हमको बोले इसको कल इसको कि ऐसा नहीं होगा, फीफो लगेगा। अरे फीफो फीफो अरे को कहाँ लिखा है फीफो बीफो लीफो, कहाँ लिखा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पहले ये यूज कहाँ होता लिखा है, हमको दिखाएंगे ना वो। देखो, एक बात समझिए, जो ट्रिब्यूनल बन रहा है उसमें अब तो 2 जुडिशियल मेंबर हैं, एक टेक्निकल मेंबर है ना। हाँ, तो टेक्निकल मेंबर आज इसी पे फाइट हुआ, इसीलिए आज तक ट्रिब्यूनल नहीं बैठा। सही बात जुडिशियल है। मेंबर ही जानता है कि कैसे इस लाइन को इंटरप्रेट करना है, टेक्निकल मेंबर को बिल्कुल। तो ये ना, इसको इसको बिना पढ़े यहां पहुंच गया हम्म। तो गलत इंटरप्रिटेशन करेगा। कमल पुद्दा जी का ही केस देख लीजिए। सर अब जैसे ये केस है, हाँ, इसमें सर अगस्त में भी वो रॉन्ग इनपुट क्लेम कर लेता है, मतलब जो उसे एलिजिबल था नहीं, फिर भी उसने क्लेम कर लिया, और 200 हो गया। 200 हो गया, तो वो इंटरेस्ट से बच जाएगा। मतलब सोई नहीं क्लेम नहीं किया, रॉन्ग नहीं जो किया वो नहीं। सोई किया और गलत कर लिया, मतलब एलिजिबल नहीं था, हाँ सोई ठीक है, किया। तो अब सितंबर में बताओ कितना रहा फिर? 100 सितंबर चलता में रहा सर। सितंबर में 0 हो गया। नहीं सर, वो मतलब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता रहा, 100 यूटिलाइज किया ही नहीं वो 100 रुपए। हाँ, तो इंटरेस्ट 0 हो रहेगा। तो सर ये तो मतलब जुलाई के अंदर यूज भी कर गया 100 रुपए वो, और आगे भी 100 पड़ा रहा। नहीं नहीं, तो 100 कहाँ, सिर्फ जुलाई महीने में यूज किया ना, तो हम वही तो कह रहे हैं, 1 महीने का इंटरेस्ट लीजिए आप। फिर 100 रुपया गलती किया तो फिर 100 रुपया का उसी दिन का होगा, 200 का पेनल्टी होगा, आगे फिर क्यों सर बढ़ेगा? इसमें रूल 88B में जहाँ एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 1 में ही समझाया हुआ है इन्होंने ये। अच्छा, पढ़ लेते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड शैल बी कंस्टिट्यूट टू हैव बीन यूटिलाइज्ड when the balance in electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed, and the extent of such utilization of input credit shall be the amount by which, yes, ये तो केवल जुलाई महीने में ही तो फॉल्स किया, हाँ, बाकी 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 मैंने तो। कहाँ फॉल किया। जी जी। और ये क्या लिखा हुआ, द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच इनपुट शैल बी टेकन टू बी द, अब यानी कि ये वाला पहला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि ये कम हो जाए। द डेट जी ऑन जी। विच रिटर्न, the date of utilization of such input tax credit shall be taken to be the date on which the return is due to be furnished under section 39, or the actual date of filing of the said return, whichever is earlier. If the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed on account of payment through the said return, or the date of debit in the electronic credit ledger where the balance, when the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit availed in all other cases, तो आपका तो यहाँ इस केस में फॉल कर जाएगा। रुक जाइए, क्या लिखना चाह रहा है?
The date of utilization of such input tax credit shall be taken to be the date on which the return is due to be furnished under section 39। यानी कि आपको हम हर महीने के 20 तारीख को देखना है। हेलो। और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेड रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो अगर आपने 25 तारीख को रिटर्न फाइल किया तब भी हर महीने के 20 तारीख को ही डेट देगी। ये पॉइंट मेरे में नोट किया वो। अगर आपने 20 तारीख से पहले फाइल किया है तो जिस डेट को फाइल किया है, यानी कि 18 तारीख। इफ द बैलेंस, और ये कब देखना है, इफ द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेटेड। और ये तभी देखना है जब वो आपका 100 रुपए से कम हो जाए। और द डेट ऑफ डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, when the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed in all other cases। मान लीजिए DRC 03 से आपने कर दिया है, तब आप ये देख लीजिए। तो हर हालत में जब तक वो कम नहीं होगा तब तक तभी इंटरेस्ट की लायबिलिटी आएगी, वरना नहीं आएगी। और कोई सवाल या मेरे केस में क्वेश्चन है। यही लायबिलिटी, मान लो जुलाई के महीने में मेरी 100 रुपए लायबिलिटी थी, मेरे पास 50 रुपए का आईटीसी था। एक मिनट लिखने दीजिए आप, क्या कह रहे हैं आप? 100 रुपए की लायबिलिटी थी, 50 रुपए का आईटीसी था। अच्छा। मैंने क्या किया, मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं है, मैंने 3B में लायबिलिटी को रिड्यूस करके 50 कर दिया। अच्छा। 3B फाइल कर दी। हाँ। 1 महीने 2 महीने बाद मेरे बैलेंस आईटीसी में बैलेंस आ गया। हाँ। और वो मैंने लायबिलिटी अपने आईटीसी से पे कर दी। हाँ। तो अगर मैं जुलाई महीने में देखूं, यहाँ मैं करता एक्चुअल में लायबिलिटी रिड्यूस नहीं करता, तो 50 रुपए मुझे कैश में डिपॉजिट करना था। हाँ, तो खैर इसका तो 1 वर्सेस 3B का जो इंटरेस्ट बनता है वो लगेगा आपको, आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी का। इसमें इंटरेस्ट का तो आईटीसी का मामला नहीं बन रहा है, केवल इंटरेस्ट बनेगा ना सर। हाँ। तो ऐसा तो नहीं कहीं ये ऑफिसर ये कहेगी कि आपको कैश डिपॉजिट करना, तो कैश ऑफिसर कुछ भी कह सकता है। मेरे केस में एक बार हुआ था जी, ऑफिसर कुछ भी कहेगा, लेकिन यहाँ पे केवल हमें इंटरेस्ट देना है। यस। ओके सर। सर मेरे केस में अभी रिसेंटली जो ब्लू चेन का वो नोटिस था, उसमें ना ऑफिसर एक लाइन लिखे हैं कि हाँ। 0 जब हो गया तो उसके आगे इस हम प्रोसेस को मानेंगे नहीं, डिक्रीज इंक्रीज का। वो नोटिस अभी होगा तो नहीं वो ठीक है, वो याद है, सबको दिखलाया भी था। लेकिन बस ये है कि जो अभी रूल 88B बना पढ़ा है हमने, अवेल्ड एंड यूटिलाइज, तो जिस मंथ ये अवेल्ड एंड यूटिलाइज हुआ है उस मंथ का ही इंटरेस्ट होगा, उसके बाद नहीं होगा। जैसे ही आप इनका केस है अगस्त में, अगर 100 रुपए मेरे पास आ गए तो यूटिलाइजेशन तो कहाँ रहा मेरा फिर इसमें? वो ये नहीं कह सकता सर ये आपका आईटीसी अलग है, ये आईटीसी अलग है। वो हाँ, वो करेंट परचेज, वो लोग कहते हैं कि आपका करेंट परचेज है ये। हाँ, वो ये कह रहा है कि ये भैया ये आईटीसी अलग है, वो आईटीसी का कोई कलर है ही नहीं। आईटीसी जस्ट लाइक ए वाटर, आप डाल दीजिए मग में या कहीं डाल दीजिए। जो लैंग्वेज यूज की है वो रिवर्सल ऑफ आईटीसी यूज की है। वो कब रिवर्सल ऑफ आईटीसी देखना है? जब अवेल्ड एंड यूटिलाइज के कंडीशंस को वो सेटिस्फाई ना करे। अवेल्ड एंड यूटिलाइज अगर हो गया जुलाई, हाँ, उसके बाद वो रिवर्सल कर रहा है कि टिल द डेट ऑफ रिवर्सल। तो जो नया आईटीसी ले रहा हूं मैं, दैट इज आल्सो काउंट एज अ रिवर्सल। देखिए मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, ऑफिसर के जाल में मैं नहीं फंसना चाहता। नहीं सर, मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, सेक्शन में जो लैंग्वेज मेंशन। मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि आप wrongly availed utilized के बाद the interest shall be calculated on the amount of input tax credit wrongly availed and utilized for the period starting from the date of utilization such wrongly availed till the date of reversal of such। तो बोल रहे कि जब तक रिवर्सल नहीं करेंगे, तो बोले रिवर्सल करने के लिए फिर अलग से लॉ देखना होगा हमें कि रिवर्सल का लॉ किस में करूँ, रूल 42, 42, 43 तो नहीं लगेगा, wrongly availed का
कौन सा 3B में हम लोग करते हैं? सर मैंने रॉन्गली अवेल कर लिया और कोई यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ तो ब्याज तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं उसको जब रखा हूँ तो उसको रिवर्स भी मुझे कर देना है, इसके लिए वो सिर्फ है। हाँ मतलब अब ऑफिसर कह रहा है मैं सिर्फ यही लाइन पढ़ूंगा, ये नहीं पढ़ूंगा, तो ये 1,000 रुपए मैंने अवेल कर लिया जुलाई में, और अगस्त सितंबर मैंने कोई यूज नहीं किया, तो अक्टूबर में तो मुझे रिवर्स ही करना है ना, अच्छा उसको रख के चलिए क्या मैं एक करूंगा। अच्छा चलिए मैं एक व्यू पॉइंट और देता हूँ, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया। ऑफिसर ये कह रहा मैं सिर्फ ये पढ़ूंगा, ये वाला पढ़ूंगा, लेकिन ये नहीं पढ़ूंगा। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मेरा अप्रैल 2022 में आईटीसी था मान लीजिए 500 रुपये, रॉन्गली अवेल्ड है 100 रुपया। अप्रैल महीने में आउटपुट टैक्स था मेरा 200 रुपया, माइनस आईटीसी मैंने यूटिलाइज किया मान लीजिए 200 रुपया, कितना हुआ 300। कितना आईटीसी अब पड़ा हुआ मेरे अप्रैल महीने में? 300। अब क्या मुझे ऑफिसर ये कहेगा नहीं नहीं सर आपने तो ये 100 रुपया यहाँ यूटिलाइज किया है, अगर मैं प्रवीण जी की बात मान जाऊं तो? नहीं, वो तो आईटीसी तो ऑलरेडी पड़ा ही हुआ है, 100 रुपए रोंगली अवेल। यस यस, वही बात मैं भी बोल रहा हूँ। एक बार अगर जुलाई में 0 हो गया, उसके बाद अगस्त में फिर से आईटीसी आ गया, तो आईटीसी तो पड़ा हुआ है ना, मैं रिवर्स करूं या ना करूं क्या फर्क पड़ता है? मैं पहले तो ये चेक करूंगा रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज है या नहीं। तो आईटीसी के कलर को मत देखिए, वही बताना है ऑफिसर। हाँ सर, तन्मय बोल रहा हूँ। हाँ तन्मय। हाँ सर, मेरा एक केस चल रहा है 2017-18 में। सपोज मेरा जो आईटीसी था उसमें क्रेडिट नोट था, ठीक है। तो मैं नेट क्रेडिट नोट था, जीएसटी क्रेडिट नोट था। तो सपोज 100 रुपया का आईटीसी था, 20 रुपया का क्रेडिट नोट था। तो मेरा एलिजिबल आईटीसी 80 रुपया। मैं 80 रुपये क्लेम किया, मैं कुछ अलग से रिवर्स नहीं किया। नहीं, क्लेम में 80 रुपये गया। ऑफिसर आप कह रहे हैं क्योंकि आप तो 20 रुपया क्रेडिट नोट के कॉलम के शो नहीं किया तो रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ, तो वो गलत कह रहा है ना। बोला सर जब नेट आईटीसी हमने 80 लिया है तो कह हाँ सर, मैं सब बोला उसको एक्सप्लेन में। उसने बोला मुझे लॉ दिखाओ। कहाँ लिखा है लॉ दिखाओ, ये बोल रहा है सर। अच्छा ये बताइए ना, लॉ 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 और कब का केस है? 2017-18 का। बस सर 17-18 में कितने कितने लोगों को क्या पता था सर? 3B आपका फॉर्म ही हाँ गलत सर, ये तो सर अभी जो 3B है ना, ये यहाँ पर तो ऐसे ही ऑटो ड्राफ्ट आ रहा है, वो क्रेडिट नोट अलग से शो नहीं कर रहा। और जब 2017-18 से हम ऑफिसर से बात करके ही ऐसा फाइल किया था, लेकिन अब ऑफिसर कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। आप तो आप वही आईटीसी आप तो ऐसा भी हो सकता है कि आप रॉन्गली क्लेम नहीं किया। सर मैं कुछ कहूँ इस बारे में सर? हाँ, अभी प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं, जो इन्होंने 17-18 में किया है, ये जीएसटी पोर्टल पे करंटली यही तो कर रहे हैं। अभी तो यही कर रहे हैं सर, करंटली यही तो कर रहे हैं। 100 रुपए का आईटीसी है, 20 का क्रेडिट नोट का आईटीसी है, तो नेट 80 तो दे रहे हैं। हाँ हाँ सर, जी सर, जी सर। B2C सप्लाई में नहीं नहीं सर, नहीं सर, B2B में भी 2B में ऐसा ही शो रहा है, और जीएसटी 3B में ही ऐसा शो हो रहा है। अच्छा, वो नेट आईटीसी ही शो करता है? नेट, हाँ हाँ सर, हाँ सर। लेकिन वो कह रहा है कि हमें लॉ दिखाओ। तो वो वाला दिखला दीजिए 2B और 2A। बोला सर देख लीजिए इसमें ऐसा हो रहा है, पोर्टल में ही ऐसा हो रहा, तो हम क्या करें? अच्छा, जब आप ये बता रहे हैं तो दिखा दीजिए उनको। बोला सर देख लो अभी भी ऐसा ही हो रहा है। पहले बीच में सर क्रेडिट नोट का आईटीसी और जो वैसा आईटीसी दोनों अलग अलग हो रहे थे। नेट करके आता था, लेकिन अब नेट ही आ रहा है। अब नेट ही आ रहा है। अब वो नहीं मान रहा सर, वो नहीं मान रहा। वो बोले लॉ दिखाओ, एक ही बात है, लॉ दिखाओ। अरे लॉ क्या, आपको 2B दिखला दीजिए और क्या। वो तो तन्मय जी बता दिया ना, राजेश जी ने, मानेगा तो सही। हाँ 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 सर, हाँ सर, ठीक है ठीक है। हाँ, लेकिन हर जगह मानेगा सही नहीं, मानना पड़ेगा जी, बिना रिवार्ड और ऑफर के।
चलिए फिर आज के लिए कंक्लूड करें। ओके सर, एक बार हाँ ओशन सर, फ्रेट वाला बताइए ना, क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा ना उसमें, किसमें? ओशन फ्रेट में? नहीं ओशन नहीं फ्रेट नहीं। में हाँ, डिपेंड करेगा, एफओबी कॉन्ट्रैक्ट है तो लग जाएगा। सर ये पार्टनर की एंटिटी और फर्म की एंटिटी अलग अलग होगी सर, या सेपरेट मानी जाएगी? किसकी किसकी पार्टनर और फर्म अलग अलग मानी जाएगी? हाँ मतलब एक पार्टनर से फर्म अगर कंपोजिशन में है तो पार्टनर सेपरेट जाके रेगुलर का रजिस्ट्रेशन ले सकता है। यस। ठीक सर, थैंक यू। एक बार क्रेडिट नोट वाला सर अपने जून या वेडनेसडे मई। करते हैं, वेडनेसडे करते हैं, 9 बज गया आज। ठीक है सर। हाँ सर, ठीक है, ठीक। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। और बाकी लोगों को थैंक भी यू। बाकी लोगों को भी इसमें ज्वाइन करवाइए। तन्मय नया आया, तन्मय वेलकम। थैंक यू सर, थैंक बात यू। में वेलकम नहीं कर पाए। कैसा रहा आज का सेशन आपका? अरे बहुत बढ़िया सर, आपका सेशन तो मैं 2018 से कर रहा हूँ, लाइव भी पहले कर रहा हूँ। आपको बहुत ये जो सीखा है जीएसटी पूरा आपसे ही सर। धन्यवाद। तन्मय कहाँ का है आप? सर मैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से मैं भी है। ओह सर, मैं कहाँ से प्रीतम सर? प्रीतम प्रीतम कुमार दास बोल रहे, रामपुरहाट से। रामपुर सर, मैं कृष्णनगर से हूँ, नदिया। नदिया से। नदिया से। हम भी हैं कोलकाता से। ओके ओके सर। कौन? हाँ, जो मतलब जैसे स्टेट वाइज आपकी एक दूसरे के साथ कनेक्शन होना चाहिए, ग्रुप में ऑलरेडी एडेड हाँ है। सर, हाँ सर, ये कम से कम ये ये बिल जब गाड़ी पकड़ी जाए तो आप लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं हाँ 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 सर, आपको मैं पहले भी ये बात बोला, ये ऑफिसर ना इसका ग्रुप है, ग्रुप पे हमको फंसाता है वो। 10-20 लोग एक साथ मीटिंग करके हमको फंसाता है। हमारा कोई ग्रुप नहीं है सर, हम तो अकेला ही है। हाँ, इसलिए सर से आपको बोले। और सर एक बात बोलो, मेरा एज करीब 27-8 है, तो मैं जब ऑफिसर को बोलता हूँ ना, वो मुझसे ही क्वेश्चन करता है, आपको ये आपको बोलिए सेक्शन 60 क्या है। मैं लगता है वो मुझे टीच कर रहा है, उसको मैं नहीं पता कि मैं पढ़ के ही आया हूँ। आरसीएम क्या होते हैं आप बोलिए, ऐसा ही करता है मुझे। तो ठीक है, हाँ ठीक है सर, मैं अभी वो पहले पहले हमको भी करते थे, हम भी आपकी तरह एज के होंगे, एक ही एज में होंगे, 28 के पास। ओके, तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। थैंक यू सर, सपोर्ट करना जस्ट ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है ठीक है। प्रीतम जी तो एकदम एक्सपर्ट हो गए जीएसटी में। आप प्रीतम जी ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिसर सब डरता है प्रीतम जी से, बता रहे भाई। बात सही है। हमको बात में उस दिन बोल भी दिए ऑफिसर लोग। हाँ, सर आप आएंगे तो हमारा कैसे चलेगा सर, हर केस में हम नहीं नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है सब। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। ये सब फल तो के सर के लिए ही तो हम लोगों को मिला है ना। के सर इतने अच्छे एक्सप्लेन करते हैं, हम लोग को समझता, हर कुछ हमको सही से बताते हैं। जैसे हमको पहले डर लगता था जीएसटी से, अब डर नहीं लगता है। नहीं जैसे भी केस आएंगे हम हैंडल करेंगे। जैसे भी केस आएंगे, जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था, एक सर्वे का टीम आए थे, वो भी हमने हैंडल कर लिए। एक अकेले में किए, वो तो 15-20 लोग थे, 10-20 गाड़ी लेके चले आए थे। जैसे लेडीज भी थे, बोल रहे कि 60 हम बोले कि आप लोग हमको पहले INS 01 दिखला दीजिए, हम सब कुछ दिखाएंगे आपको। नहीं दिखाएंगे तो कुछ भी नहीं दिखाएंगे आपको। फिर वो हमको दिखाए तो हम देखे कि दूसरा जगह है, तो हम बोले कि सर हम इधर हमको आपको कुछ भी नहीं दिखाएंगे। दिन मुंह उठा के वो सब भागे। बोले कि कुछ दाना पानी के लिए कुछ, हम इतने लोग आए हैं, पेट्रोल के लिए कुछ भी दे दीजिए। हम बोले 1 भी रुपया आपको नहीं देंगे। बोले कि आप जाए, नहीं तो हम मेरा जो लोकल बार है उसको बोलेंगे, इसके बाद कमिश्नर को फोन करेंगे कि आप दूसरी जगह चले आए। बार एसोसिएशन को हाँ बोलेंगे, नहीं तो दूसरे जो मेरा ये है कमिश्नर को इसका बात बताएंगे। बोले तो मुंह उठा के सब भागने लगे। चलिए फिर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, आप लोगों के साथ ऐसी अच्छी बातें होती रहे तो बताते शेयर करते रहिए, नॉलेज तो शेयर हो ही रहा है। चलिए, बाय बाय। नहीं सर, बहुत कुछ सीखने को तो मिल ही रहा है। चलिए, मुझे भी है। ठीक है सर, नो डाउट सर। अब बुधवार को भेंट को मिल रहा है। हाँ, वेडनेसडे भेंट होगी, और रिफंड की थोड़ा सा और मुझे स्टडी कर लेने दीजिए। तो 2000 की नोटें बंद हो रही है ना सर?
अच्छा, उससे क्या इफेक्ट आएगा? 2000 अरे हो तो दे देना यार, एक आध थैला नहीं रखे हो मनीष जी जितने वो भिजवा देना। सर ये कह रहा था, हाँ। अपना रिफंड पे कितनी तैयारी हो गई? देखिए, मैंने थ्योरी पूरी पढ़ी है, लेकिन कुछ केस स्टडीज पढ़ना है मुझे, जजमेंट पढ़ना है। तो बताइए, कोई बात है तो। ठीक है, हम आपसे कुछ जोड़ेंगे, एनीडेक्स पे आपको कुछ शेयर करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप उसको ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, डन। आपको हेल्पफुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है तो। ठीक। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते।